बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 16 में से, डेट इज़ अबाउट डीफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, यानी कि जो स्केलेटन जो डीफॉर्म हो जाता है, जो डी शेप हो जाता है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी वो डिजीज़ हैं। तो ह्यूमन जो स्केलेटन है वो अपराइट बॉडी को सपोर्ट करता है, यानी बॉडी को स्ट्रेट रखता है। ह्यूमन की बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, उसको सपोर्ट देता है ह्यूमन स्केलेटन। और अगर ह्यूमन का स्केलेटन वीक हो जाए तो उसमें डीफॉर्मेशंस हो जाती हैं, यानी कि वो डी शेप हो जाता है। और इसकी मुख्तलिफ काजेज़ होती हैं डीफॉर्मेशन की, तो वो काजेज़ हम देखेंगे। सबसे पहली जो हम काज देखने जा रहे हैं वो है जेनेटिक काज। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्केलेटन के, जो जेनेटिक कॉज की वजह से होते हैं, एमसीक्यू में भी आता रहता है ये क्लेफ्ट पैलेट, उसके बाद माइक्रोसेफेली और ऑस्टियोआर्थराइटिस या सिंपल आर्थराइटिस। तो ये जो है ना, ये सब जेनेटिक काजेज़ की वजह से होता है। तो बारी बारी हम इनको देखेंगे। सबसे पहले क्लेफ्ट पैलेट, शॉर्ट क्वेश्चन में आप करेंगे इसको। क्लेफ्ट का मतलब होता है नैरो स्पेस या ओपनिंग, और पैलेट जो है वो किसको कहते हैं, रूफ ऑफ माउथ, जो ओरल कैविटी की जो रूफ है, जो कि माउथ को नेजल नोज की कैविटी से या नेजल कैविटी से जो अलग करती है, उसको हम पैलेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैलेटाइन प्रोसेस, ये बोन है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, यानी मैक्सिला की बोन जो है वो आगे की तरफ निकली होती है टूवर्ड्स द पैलेटाइन बोन। ये बोन्स हम देख चुके हैं, अपर जा की बोन है ये, और ये जो बोन है ये किस कहाँ होती है, माउथ के रूफ में, यानी माउथ की जो ऊपर वाली जो साइड है उसमें ये पैलेटाइन बोन होती है। तो मैक्सिला की वो बोन जो कि पैलेटाइन की तरफ बढ़ी हुई है या पैलेटाइन की तरफ है, उसको हम पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला कहते हैं। और पैलेटाइन बोन फेल हो जाती हैं टू फ्यूज, यानी कि वो जुड़ नहीं पाती हैं। अगर हम नीचे देखें तो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला की बोन्स हैं। ये मैक्सिला है जिसकी बोन्स ये वाली राइट एक 2 बोन्स होती हैं मैक्सिला की, और ये जो पार्ट है बोन्स का, मैक्सिला की बोन का, ये इट इज़ टूवर्ड्स पैलेटाइन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला कहलाता है, और ये पैलेटाइन बोन है, ये भी 2 हैं। तो अभी इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ये आपस में फ्यूज हैं, लेकिन अगर ये फ्यूज नहीं हो पाती हैं, रीज़न इज जेनेटिक काज, जीन्स जो डेवलपमेंट के जो जीन्स हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो गई है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और पैलेटाइन बोन फेल टू फ्यूज, जिसकी वजह से ये नैरो ओपनिंग बन जाएगी। दिस ओपनिंग इज नोन एज क्लेफ्ट पैलेट। तो ये परसिस्टेंट ओपनिंग होती है, यानी ये खुली रहती है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो रही है, ओपन हो रही है। तो ये ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन रहती है, और बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी। तो इसके जो उसके ऊपर जो है वो नेजल कैविटी होती है माउथ के ऊपर। तो इस तरह ये ओपनिंग जो है ना वो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के दरमियान में ये ओपनिंग बन जाती है। इसके वजह से होता क्या है, इफेक्ट्स क्या हैं इसके, तो इसकी वजह से सकिंग इंटरफेयर विद सकिंग द फूड को, लिक्विड को सक करने में प्रॉब्लम आता है। और दूसरा इसका इफेक्ट क्या है, एस्पायरेशन नमूनिया। एस्पायरेशन नमूनिया एक ऐसा नमूनिया किसको कहते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन को। और ये लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द फूड, या कोई फूड चली गई है लंग्स में, या कोई और चीज़ चली गई है लंग्स में, और जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन है वो एस्पायरेशन नमूनिया कहलाता है। तो ये एमसीक्यू में आता पूछता रहता है कि इनहेलेशन ऑफ डैश इनटू द लंग्स काज एस्पायरेशन नमूनिया। तो फूड की जो इनहेलेशन है, इनहेलेशन मीन कि फूड जो है वो स्टोमिक में जाने की बजाय किस में चली गई है, लंग्स में चली गई है, और उसकी वजह क्लेफ्ट पैलेट है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं इस क्लेफ्ट पैलेट में, एक तो सकिंग द फूड में प्रॉब्लम आता है, और दूसरा एस्पायरेशन नमूनिया जो है उसमें प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिजीज, जेनेटिक काज की पहली डिजीज है जिसका नाम है क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और पैलेटाइन बोन जो है वो फ्यूज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक ओपनिंग बन जाती है बिटवीन दिस ओपनिंग, ये ओपनिंग बन जाती है बिटवीन
जो है ना वो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी यानी माउथ एंड नोज, जिसकी वजह से सकिंग द फूड में प्रॉब्लम आता है, और एस्पायरेशन जो है वो नमूनिया होता है। उसके बाद दूसरी डिजीज देखेंगे जो जिसकी रीजन जेनेटिक काज है, जो कि जीन्स की वजह से होती है, जीन्स में डिफेक्ट आने की वजह से होती है, माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल साइज, सेफेली कहते हैं स्कल को। तो इसमें जो हेड है, जो स्कल है, उसका साइज जो है वो छोटा रह जाता है, तो ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट है। तीसरी डिजीज जो कि जेनेटिक काज की वजह से होती है वो है आर्थराइटिस। एमसीक्यू में आता रहता है कि आर्थराइटिस की काज क्या है, तो जेनेटिक काज है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आर्थरो का मतलब होता है ज्वाइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी भी टिश्यू के डैमेज होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे कौन डैमेज हो रहा है, ज्वाइंट, तो उसके डैमेज होने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो आता है वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उस जगह पे जहाँ टिश्यू डैमेज हुआ है वहां स्वेलिंग हो जाएगी, वहां रेडनेस हो जाएगी, बिकॉज वहां वेजोडाइलेशन की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा उस टिश्यू डैमेज की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो सेल्स जो है ना वो वहां पहुंच सके और रिपेयरिंग हो सके और पेन होगी। तो आर्थराइटिस की 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं, ये भी एमसीक्यू में याद रखिएगा। 100 से भी ज्यादा टाइप्स हैं आर्थराइटिस की, जिसमें से कुछ की रीजन इन्फ्लेमेटरी है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है, और कुछ ज्वाइंट आर्थराइटिस ऐसे हैं जो डीजनरेटिव डिजीजेज हैं, यानी कि एजिंग की वजह से होती हैं, यानी कि विद द एडवांस एज, जो उम्र बढ़ती जाती है तो आर्थराइटिस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो आर्थराइटिस की वजह से क्या होता है, ज्वाइंट्स डैमेज होते हैं, ज्वाइंट जो है ना वो डैमेज हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस है। क्रोनिक का मतलब है जो लंबे अरसे तक जो रहता है, कोई भी डिजीज जो लंबे अरसे तक रहे, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक एग्जिस्ट करे, वो डिजीज क्रोनिक हो जाती है। तो ये क्रोनिक कॉमन सबसे ज्यादा होने वाला कॉमन आर्थराइटिस है, और ये ज्वाइंट की डिजीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दिस इज द फर्स्ट काज, जेनेटिक काज, जिसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली और आर्थराइटिस जो है ना वो होते हैं। उसके बाद सेकंड इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हार्मोनल काज, और इसमें जो डिजीज आती है वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, प्रोसेस का मतलब है पोरस, यानी पोर हो जाना, हल्का हो जाना, लाइट वेट हो जाना। तो ये ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, इसमें बहुत सारी डिजीजेज आती हैं। इसमें जो बोन की जो रिजॉर्प्शन है, रिजॉर्प्शन मतलब टूटना, रिजॉर्प्शन का मतलब कमजोर होना, डीमिनरलाइजेशन, मिनरल्स का रिमूव होना, ये सब रिजॉर्प्शन में आता है। अगर बोन से मिनरल्स निकल जाएं तो ये भी रिजॉर्प्शन है। बोन की ब्रेक डाउन, ये भी रिजॉर्प्शन है। आउटपेसिस यानी फास्ट, यानी ज्यादा हो जाती है। देन बोन डिपोजिट, डिपोजिट मीन मिनरलाइजेशन, एडिशन ऑफ द अकामुलेशन ऑफ द मिनरल्स इन द बोन। तो इसमें क्या होता है कि बोन में से डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हो रही होती है, यानी बोन्स में से मिनरल ज्यादा निकल रहे होते हैं, और बोन की जो डेपोजिशन है, यानी बोन के अंदर मिनरल्स की जो डेपोजिशन है वो कम हो रही होती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसके इफेक्ट्स ये हैं कि एक बोन मैस रिड्यूस हो जाएगा, बोन की जो डेंसिटी है, उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मिनरल्स निकल जाएंगे, और मिनरल्स की वजह से बोन में हार्डनेस आती है, उसमें हैवीनेस आती है। तो जब मिनरल्स निकल जाएंगे तो बोन मैस रिड्यूस हो जाएगा, यानी बोन का जो मटेरियल है वो उसमें कम हो जाएगा, और वो मटेरियल डेफिनेटली मिनरल्स हैं। केमिकल कंपोजिशन जो है मैट्रिक्स की वो नॉर्मल रहेगी, यानी कि मैट्रिक्स, बोन के मैट्रिक्स में जो केमिकल हैं जैसे कोलेजन है, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो वैसे ही रहेंगे, यानी कि कोई नया केमिकल ऐड नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा कि कोई केमिकल जो है ना वो रिप्लेस हो गया है। अमाउंट कम हो जाएगी मिनरल्स की, लेकिन मिनरल्स वही रहेंगे जो बोन में होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, कोलेजन, ये वैसे की वैसी मैट्रिक्स की केमिकल कंपोजिशन वैसी ही रहेगी। अमाउंट जो है ना या कंसंट्रेशन जो है ना वो कम हो जाएगी। बोन फ्रैक्चर, जब बोन वीक हो जाएगी, जब बोन वीक हो जाएगी तो डेफिनेटली बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बोन फ्रैक्चर किसको कहते हैं? इट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर, मेडिकल टर्म फॉर ब्रोकन बोन, जो टूट जाती है बोन, उसके लिए बोन फ्रैक्चर उसको हम कहते हैं। तो बोन के वीक होने की वजह से
बोन फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये किन में होती है ये डिजीज? ये एजेड वेमेन में होती है, यानी कि जो 45 इयर्स से अबव जिनकी एज होती है, तो ज्यादातर उनमें होती है। मेन में भी होती है, लेकिन मेन में ये जो एज है, मेन में जो है ना ये डिजीज जो है वो 70 या 72 इयर्स की एज में होने के चांसेस हैं, मगर वेमेन में ये जो डिजीज है जल्दी हो जाती है, यानी 45 इयर्स की एज या 45 इयर्स के बाद की एज में ये डिजीज हो सकती है। इसकी रीजन क्या होती है? सबसे मेन रीजन ये है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो फीमेल में कम हो जाता है जब एट द एज ऑफ 45, जो 45 की जो एज है उसमें एस्ट्रोजन रिलीज होना बॉडी में खत्म हो जाता है वेमन की। ये एस्ट्रोजन कौन है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, यानी ये फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, मगर इसका एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो ये है कि ये बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करता है। तो 45 इयर्स की जो एज में या 45 टू 50 जो इयर्स की जो एज है उसमें वेमन का जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है या जो साइकिल है वो जो है ना वो खत्म हो जाता है, या यूं कहें कि अनएबल टू बॉर्न चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग्स इन द एज ऑफ 45 टू 50। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एस्ट्रोजन भी रिलीज नहीं होगा, और अगर एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता तो उस एजेड वेमन की जो बोन है उसमें मिनरल्स की डेपोजिशन भी कम हो जाएगी, तो डी मिनरलाइजेशन ज्यादा हो जाएगी और मिनरलाइजेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएंगे। और भी रीजन है इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे वेमेन नहीं करती प्रॉपरली, या ऐसी डाइट यूज कर रही हैं जो कि कैल्शियम और प्रोटीन जिसमें नहीं है। स्मोकिंग इज अनदर कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन वेमेन। तो थेरेपी ये है कि जो एस्ट्रोजन खत्म हो गया उस एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी इसमें आर्टिफिशियली यानी बाहर से इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो टेबलेट एस्ट्रोजन जो है ना वो दी जाती है। इस थेरेपी को एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। और एस्ट्रोजन जो है अगर उस लेती हैं वेमेन लेती हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, तो उनको बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो बोन फ्रैक्चर होती है उसके अगेंस्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस इज हार्मोनल काज की वजह से होता है। ये बहुत सारी डिजीजेस आती हैं इसमें बोन की जो डीमिनरलाइजेशन है, बोन का टूटना, बोन की रिजॉर्प्शन वो तेज हो जाती है बोन की डेपोजिशन के मुकाबले में, बोन की मिनरलाइजेशन के मुकाबले में, जिसकी वजह से बोन का जो मैस है, बोन की जो हैवीनेस है, जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी बोन हल्की हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है। जब अंदर से मिनरल्स निकल जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी हार्डनेस हैवीनेस कम हो जाएगी, मगर उनके जो मैट्रिक्स है उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो नॉर्मल रहती है, उसमें कोलेजन मौजूद रहते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं। बोन फ्रैक्चर जो है वो बोन क्योंकि वीक हो गई है मिनरल्स के रिमूवल की वजह से, तो बोन फ्रैक्चर हो सकते हैं, यानी बोन टूट सकती हैं। ज्यादातर ये एजेड वेमन में होता है, ऐसे वेमन जिनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो गया है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जो कि 45 से लेके 50 इयर्स की एज में खत्म हो जाता है वेमन में। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के खत्म होने के बाद ये जो डिजीज होती है तो ये एजेड वेमन में होती है। इसकी रीजन है कि एस्ट्रोजन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है, तो ये हार्मोन तब रिलीज होना शुरू होता है जब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है फीमेल में, और तब ये खत्म हो जाता है इसका रिलीज होना जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल खत्म हो जाता है इन द एज ऑफ 45 टू 50 इयर्स। तो एस्ट्रोजन का यहाँ पे क्या काम है? ये मिनरल्स को डिपॉजिट करता है बोन में। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग और थेरेपी क्या है कि एस्ट्रोजन जो है वो देना पड़ेगा पेशेंट को। और सबसे जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो सबसे बड़ा लॉस होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिशनल काज के न्यूट्रिशन की वजह से जो है ना वो क्या प्रॉब्लम जो है ना वो होते हैं वो हम देखेंगे। तो ऑस्टियोमलाइसिया और रिकेट्स, इसमें ये दो डिजीजेज हैं जो हमने पढ़नी है, ऑस्टियोमलाइसिया एंड रिकेट्स। तो ऑस्टियोमलाइसिया जो है उसको ऑस्टियो कहते हैं बोन को,
और मलेशिया कहते हैं सॉफ्ट को। तो इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और ये अडल्ट्स में होता है, अडल्ट्स की डिजीज है। तो ये इसमें भी नंबर ऑफ डिसऑर्डर हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। इसमें क्या होता है कि बोन्स के अंदर इनसफिशिएंट मिनरल्स होते हैं, यानी बोन्स को इनएडिक्वेट यानी कि इनसफिशिएंट मिनरल्स मिलते हैं, यानी कि जिसको ये प्रॉब्लम है वो ऐसी वो फूड ले रहा है या वो न्यूट्रिशन की उसको कमी है, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर भी मिनरल्स की कमी हो जाती है, बोन्स को मिनरल्स नहीं मिलते। कैल्शियम साल्ट्स जो हैं वो बोन में डिपॉजिट नहीं होते, इसकी वजह से भी ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं कि जब मिनरल्स नहीं मिलेंगे बोन को तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और जो वेट बेयर करती हैं बोन, जिनके ऊपर पूरी बॉडी का वेट होता है, जैसे लेग की जो बोन है उसके ऊपर वेट होता है पूरी बॉडी का, पेल्विस यानी हिप की जो बोन है उसके ऊपर वेट होता है, वो मुड़ जाती हैं क्योंकि वो वीक हो चुकी होती हैं, सॉफ्ट हो चुकी होती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के ना होने की वजह से, कैल्शियम के ना होने की वजह से, और वीक हो जाती हैं। और जब उनके ऊपर वजन पड़ता है, वेट पड़ता है बॉडी का, तो वो मुड़ जाती हैं और इस तरह वो डीफॉर्म हो जाती हैं, यानी डी शेप हो जाती हैं। इसकी सिम्टम्स क्या है? इसकी सिम्टम ये है कि पेन होने लगता है जब भी वेट पड़ता है उन बोन्स के ऊपर जो इफेक्टेड हैं, जिनको ऑस्टियोमलेशिया से इफेक्टेड जो बोन है, जब उनके ऊपर वेट पड़ता है तो पेन होना शुरू हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यूट्रिशनल काज की वजह से होता है और ये रिकेट्स इसका नाम है। ये बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, और उनकी टांगे मुड़ जाती हैं। वो एक तीर कमान को कहते हैं, कमान जो होती है उसको बो कहते हैं, और कमान जो है जिस तरह मुड़ी हुई होती है, इसी तरह लेग भी जो है ना वो बेंड हो जाती है, इनमें मुड़ जाती हैं, और इनकी जो हिप है वो डी शेप हो जाती है, डीफॉर्म हो जाती है। चिल्ड्रन की डिजीज। इसकी रीजन है डाइट में कैल्शियम का ना होना और विटामिन डी की कमी। ये दो रीजन है जिनकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है। ट्रीटमेंट ये है कि विटामिन डी फोर्टिफाइड मतलब भरा हुआ, यानी ऐसा मिल्क देना चाहिए इन बच्चों को जो कि विटामिन डी फिल्ड हो, विटामिन डी से भरा हो। और स्किन, अगर सनलाइट के सामने अगर सूरज की रोशनी पड़े स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर, तो उससे भी ये डिसऑर्डर जो है ना वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि जो है ना वो सनलाइट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से विटामिन डी बनता है, और वो विटामिन डी जो है ना वो उसकी कमी पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से रिकेट्स को ठीक किया जा सकता है। तो ये एक और जो है ना वो डिफॉर्मिटीज हैं। आगे हम देखेंगे स्पॉन्डाइलोसिस, एक और प्रॉब्लम है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइल कहते हैं वर्टिब्रा को। इसमें क्या होता है, इमोबिलिटी होती है, यानी अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाता, और फ्यूजन हो जाती है वर्टिब्रल जॉइंट की, यानी वर्टिब्रास के दरमियान के जो जॉइंट हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रास जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और इमोबिलिटी होती है। जिस जगह पे वो वर्टिब्रास जुड़े हुए होते हैं वो जगह इमोबिलाइज हो जाती है। तो ज्यादातर जो कॉमन मोस्टली जो स्पॉन्डाइलोसिस है वो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, यानी कि जो नेक के जो वर्टिब्रा हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, नेक सर्वाइकल वर्टिब्रास नेक के वर्टिब्रास हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक वर्टिब्रास हैं, इनके दरमियान में जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे जो ज्वाइंट आप देख सकते हो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ये दोनों वर्टिब्रास आपस में फ्यूज हो गए हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपनी नेक में कॉलर लगाए होते हैं, कॉलर्स लगाए होते हैं, तो वो कॉलर्स जिन्होंने लगाए होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है स्पॉन्डाइलोसिस का। एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है शैटिका। शैटिका क्या होती है, ये एक स्टैबिंग पेन होती है, यानी अचानक शार्प यानी स्ट्रॉन्ग पेन होती है, तेज पेन होती है, रेडिएटिंग ओवर, और ये पेन जो है वो गुजरती जा रही होती है, रेडिएटिंग यानी पास होती है ओवर द कोर्स ऑफ शैटिक नर्व। एक नर्व है जो कि लोअर बैक से निकल रही है और नीचे की तरफ जा रही है बैक ऑफ द लेग में, यानी कि ये लोअर बैक से निकलेगी और कहां से, इसका रूट कौन सा है, लोअर बैक से निकलेगी और कहां से होती हुई जाएगी, बैक ऑफ द लेग और फुट तक जाएगी। तो एक बड़ी नर्व है ये, एक लार्ज नर्व है ये, लार्जेस्ट नर्व है ये इस लेंथ वाइज। तो ये लोअर बैक से निकल के बैक ऑफ द लेग से होती हुई नीचे जा रही होती है, ये इसका रूट है, ये इसका कोर्स है शैटिक नर्व का। तो जहां जहां से ये नर्व गुजर रही है वहां पे उस पार्ट में क्या होगा, उस पार्ट में पेन होगा, यानी लोअर बैक से लेके
बैक ऑफ द लेग तक क्या होगा, पेन होगा। तो ये जो पेन है ये शटिका कहलाता है। काजेस क्या है, इसकी वजह क्या है? एक तो इंजरी यानी चोट लग गई है प्रॉक्सिमल शैटिक नर्व, यानी शैटिक नर्व जहां से स्टार्ट हो रही है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उस नर्व का, उस जगह पर शैटिक नर्व डैमेज हो गई है। और डैमेज होने की क्या रीजन है, इंजर्ड होने की क्या रीजन है शैटिक नर्व का? गिरना, कि कोई गिरा है, उसकी गिरने की वजह से प्रेशर पड़ा है शैटिक नर्व पे और वो डैमेज हो गई है, इंजर्ड हो गई है। हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क, ये जो आपको बीच में ये जो नजर आ रहा है, ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली डिस्क्स हैं। ये हम कल वाले टॉपिक में देखेंगे कि ये डिस्क कौन सी हैं वर्टिब्रास के दरमियान में। तो अगर ये बीच में से ये डिस्क निकल जाए तो ये दोनों जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी, जहां से नर्व्स निकल रही हैं, वो भी साथ साथ ही मौजूद होती है इस वर्टिब्रल कॉलम के। तो वो ये डिस्क अगर उस शैटिक नर्व के ऊपर जो है ना वो प्रेशर डाले, या उसकी वजह से भी, इस स्लिप डिस्क की वजह से भी शैटिक नर्व डैमेज हो सकती है। इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लगाना, इंजेक्शन का गलत लगाना इनटू द बटक, जो है ना जो इंजेक्शन जो बटक पर लगाया जा रहा है, अगर वो सही नहीं लगता और वो शैटिक नर्व में चला जाती है, उसकी जो सिरिंज है, उसकी जो नीडल है, तो इसकी वजह से भी शैटिक नर्व जो है वो क्या हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो ये काजेज हैं। प्रॉक्सिमल शैटिक नर्व यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, वहां इंजरी हो सकती है। लोअर बैक से स्टार्ट हो रही है ये, और गिरने की वजह से शैटिक नर्व इंजर्ड हो सकती है। या वर्टिब्रास के दरमियान में जो डिस्क होती है, उस डिस्क हर्निएटेड यानी वो स्लिप हो गई है, बीच में से निकल गई है, उसकी वजह से भी शैटिक नर्व डैमेज हो सकती है। और इंजेक्शन सही नहीं लगा बटक में, सीधा जाके शैटिक नर्व को जाके उसने इंजर्ड कर दिया है, तो इसकी वजह से भी। इफेक्ट और सिम्टम क्या है? तो बहुत सारे लोअर लिम्ब यानी लेग इंपेयरमेंट यानी डैमेज होता है इसमें, यानी बहुत सारे लेग के प्रॉब्लम्स होते हैं। डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली कौन सी जगह से जो है ना वो शैटिक नर्व जो है ना वो डैमेज हुई है। अगर हम देखें शैटिक नर्व को थोड़ा सा, तो ये देखें, ये ऐसी एक थोड़ी सी ऐसी मतलब डायग्राम है बस बताने के लिए। तो ये लंबर वर्टिब्रा है जहां से ये शैटिक नर्व जो है ना वो निकल रही है, और ये बैक ऑफ द लेग से होती हुई फुट में जा रही है। तो एग्जैक्टली जहां से भी ये इंजर्ड होगी, उस जगह पे, उस जगह से आगे जो पार्ट होगा वो क्या होगा, वो डैमेज होगा, वो काम जो है ना वो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो पहली इसकी जो सिम्टम है, अ नंबर ऑफ लोअर लिम्ब यानी लेग में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से शैटिक नर्व जो नर्व रूट यानी कि उसका जो गुजर रही है शैटिक नर्व, कौन सी एग्जैक्टली कौन सी जगह से इंजर्ड हुई है। और अगर शैटिक नर्व कंप्लीटली कट जाती है, मुकम्मल तौर पे कट जाती है, ठीक है, तो इससे लेग्स जो है ना वो तकरीबन यूजलेस हो जाती हैं, यानी काम बिल्कुल नहीं करती, और वो फ्लेक्स नहीं होती, बेंड नहीं होती। जैसे हम अपनी लेग्स को ऊपर नीचे बेंड कर सकते हैं, इस तरीके से अगर किसी का शैटिक नर्व डैमेज हो गया है, कट हो गया है मुकम्मल तौर पे, तो लेग्स काम नहीं करेंगी, वो बेंड भी नहीं होंगी, और फुट एंकल जो मूवमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। जो हम अपने फुट को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जो कर सकते हैं, तो ये मूवमेंट भी खत्म हो जाएगी। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो रिकवरी है वो बहुत ही स्लो होती है, मुकम्मल तौर पे जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो पाता, इनकम्प्लीटली उसको ट्रीटमेंट होती है। तो शैटिक का जो है एक स्टैबिंग पेन है, एक तेज दर्द होता है, तेज शार्प पेन होता है, और ये कहाँ होता है, उस जगह पे और होता है जिस जगह से शैटिक नर्व गुजर रही है, और वो जगह कहाँ से स्टार्ट होती है, लोअर बैक से नीचे बैक ऑफ द लेग। इसकी वजह क्या है? शैटिक नर्व का इंजर्ड होना, वो गिरने की वजह से भी इंजर्ड हो सकती है। ये हर्निएटेड डिस्क यानी कि कोई वर्टिब्रास के दरमियान में जो डिस्क होती है, जो वर्टिब्रास को अलग रखती है, वो स्लिप होगी और उसकी वजह से शैटिक नर्व इंजर्ड हो सकती है, या फिर किसी भी इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन की वजह से भी हो सकती है। लोअर लिम्ब की डैमेज हो सकती है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। डिपेंड करता है इन प्रॉब्लम्स की, डिपेंड करता है कि कौन सी जगह से वो जो शैटिक नर्व है वो इंजर्ड हुई है। जब शैटिक नर्व मुकम्मल तौर पर अगर कट जाती है तो लेग्स तकरीबन यूजलेस हो जाती हैं, इवन कि वो बेंड भी नहीं हो सकती, मुड़ भी नहीं सकती, और फुट एंकल मूवमेंट भी खत्म हो जाती है, और रिकवरी जो है इसकी स्लो है, और ट्रीटमेंट इसकी इनकम्प्लीट है।
लास्ट हम देखेंगे आर्थराइटिस। आर्थरो का मतलब है ज्वाइंट, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ये एक इन्फ्लेमेटरी या डीजनरेटिव डिजीज है। डीजनरेटिव का मतलब है जो एडवांस एज के साथ हो रही हो, बढ़ती हुई उम्र की वजह से हो रही हो, एजिंग की वजह से, बुढ़ापे की वजह से होती हो, वो डीजनरेटिव डिजीज कहलाती है और इसमें ज्वाइंट्स डैमेज हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन जो है वो हम पहले भी हम देख चुके हैं। इसमें क्या होता है, आर्थराइटिस की टिपिकल एग्जांपल क्या है कि ज्वाइंट्स, जिस जगह पे ज्वाइंट होगा वहां पेन होगा, यानी जिस ज्वाइंट में आर्थराइटिस हुआ है वो वहां पे पेन होगा, वहां पे ज्वाइंट स्वेल हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आर्थराइटिस दो तरह के होते हैं। एक अक्यूट आर्थराइटिस है जो सीवियर तो होता है मगर थोड़े अरसे के लिए होता है और इसकी मेन रीजन बैक्टीरिया होता है। इसको हम एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए। इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन, जो आपने पढ़ा भी था, ये देखें, ये मैंने थोड़ा हम रिमाइंड भी कर लेते हैं। ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है, ठीक है, और इसमें जो ये जो आपको नजर आ रही है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो अंदर वाली साइड पे है। दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक में, और ये जो इसमें क्या हो जाता है इस अक्यूट आर्थराइटिस में, जो मेम्ब्रेन है यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन है जिसने ज्वाइंट को इंटरनली कवर किया हुआ है, जैसे आपको इस डायग्राम में यू कैन सी कि इंटरनली क्या किया हुआ है, साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो वो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, वो थिक हो जाती है और इसकी थिक होने की वजह से जो फ्लूइड जो इसमें से निकल रहा है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और अगर फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी साइनोवियल फ्लूइड की, तो दोनों जो बोन्स है उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन है ड्यूरिंग मूवमेंट वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना वो आर्थराइटिस जो है ना वो होगा, ज्वाइंट डैमेज होगा। तो एक्यूट आर्थराइटिस में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्वीजन होता है, अटैक होता है और इसको एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। इसमें जो साइनोवियल ज्वाइंट है उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो जाती है और जिसकी वजह से, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इंटरनली कवर करती है ज्वाइंट को, तो इसकी वजह से वो थिक होने की वजह से ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है इससे जो फ्लूइड निकल रहा है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं वो कम हो जाता है और फ्रिक्शन यानी बढ़ जाती है बिटवीन टू बोन्स ऑफ अ ज्वाइंट ड्यूरिंग मूवमेंट, और जिसकी वजह से ज्वाइंट डैमेज हो जाता है। क्रोनिक आर्थराइटिस ये ऐसा आर्थराइटिस है जो लंबे अरसे तक रहता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस है, एमसीक्यू में याद रखिएगा, और इसकी रीजन क्या है, एजिंग, यानी कि ये डीजनरेटिव डिजीज है, विद द एज, एडवांसिंग एज ये डिजीज होती है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कार्टिलेज, ये जो आपको यहाँ पे कार्टिलेज नजर आ रहा है, दिस ग्रीन कार्टिलेज जिसने बोन के एंड्स को कवर किया हुआ है, तो ये कार्टिलेज जो है उसके खत्म होने की वजह से, उसके डीजनरेट होने की वजह से जो है ना ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो डिजीज होती है। रोमाटाइड आर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही ज्वाइंट के ऊपर ज्वाइंट को डैमेज कर देता है और इसकी वजह से क्या होता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है और ज्वाइंट डैमेज हो जाता है। तो ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी के पार्ट को यानी हमारे ज्वाइंट को डैमेज करता है। गोटी आर्थराइटिस ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म के ठीक ना होने की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड जो कि न्यूक्लिक एसिड की टूटने की वजह से बनता है वो हमारे बाहर निकलने की बजाय, ठीक है, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा यानी कि न्यूक्लिक एसिड अगर ज्यादा टूटने लग जाते हैं तो यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा बनेगी और ज्यादा जब बनेगी यूरिक एसिड की अमाउंट, तो ये यूरिक एसिड सोडियम के साथ मिलके सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बनाता है जो कि ज्वाइंट्स में जमा होता रहता है। स्पेशली ज्वाइंट्स जो बिग टो में है, बिग टो मतलब फुट की जो फिंगर्स हैं उनके दरमियान जो ज्वाइंट्स हैं उनमें यूरिक एसिड जो है ना वो जमा होता रहता है। फिंगर्स जो हमारे हैंड की फिंगर्स हैं, ये इट इज अ स्मॉल टो, तो इसमें इनके ज्वाइंट्स में भी जो है ना वो ये क्रिस्टल्स यूरिक एसिड जमा हो सकता है, लेकिन मोस्टली स्पेशली जो बिग टो है, जो फुट है, उसकी जो फिंगर्स हैं उनके ज्वाइंट्स में ये सोडियम यूरेट यानी जो यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल है वो जमा होती हैं, जिसकी वजह से गूटी आर्थराइटिस होता है। तो एक हमारा एक और लास्ट इसका टॉपिक है वो हम कल देखेंगे, हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम यही करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।